जय हिंद दोस्तों। MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए सेशन के साथ चल रहे थे जिसके अंतर्गत हम लोग BPSC, CDPO, बिहार दरोगा, बिहार SSC, सचिवालय सहायक, बिहार पुलिस एवं बिहार की आगामी सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे और वीडियो के अंदर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर भी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। 1931 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था कराची में। तो आप लोग याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। उसी तरह से अगर हम लोग 1929 के लाहौर अधिवेशन की बात करें तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक हॉल किसके सम्मान में जारी किया है? तो यह किया है स्टीफन हॉकिंग्स के सम्मान में। अगला प्रश्न, कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया गया था शिमला में, परंतु यह प्रभावी कब हुआ था ये पूछा जाए तो यह हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न, पोंकल धान भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, इसका संबंध केरल राज्य से है। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 26। अगर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर बात करें तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, उनका प्रचार प्रसार कर सकता है और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात छुआछूत, मानव दुर्व्यवहार या सामाजिक परिवेश में किसी को कम समझना। और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण है कि सिख धर्म जो कृपान धारण करते हैं, इसका रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही मिलता है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो इसके अंतर्गत यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के संस्थापना कर सकता है, उनका पोषण कर सकता है, उनका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। उसी तरह से अनुच्छेद अगर 27 की बात करें तो इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसमें किसी विशेष धर्म का पोषण हो। और अनुच्छेद 28 की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत कोई भी शिक्षण संस्थान जो सरकारी है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और इसे आप लोग विशेष रूप से पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है कंप्यूटर विज्ञान एवं IAI से। अगर हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करें तो यह 2 दिसंबर को कंप्यूटर हम लोग साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन प्लान के योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दिसंबर 1946 ईस्वी को। विशेष रूप से चर्चा करें तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर ही भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था और इसके जो सदस्य थे कैबिनेट मिशन के सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस एवं AB अलेक्जेंडर। अगर बात करें कि संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने किया था? तो यह 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने किया था। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई का संबंध किससे है? तो तीजन बाई का संबंध है गायन से। पनगानूर किसकी एक नस्ल है? तो यह गाय की एक नस्ल है। कुछ प्रमुख नस्ल की बात करें तो गाय का साहिवाल है, जर्सी है, कांकरेज है, भैंस का मुर्रा है, भदवारी है, सुरती है, जाफराबादी है, बकरी का गद्दी है, पश्मीना है। उसे भेड़ का आप इम्पोर्टेंट देखें तो भदरवाह है, मेरिनो है। सुअर की बात करें तो लॉन्ड्रेंस है, यार्क शॉर्कर है। घोड़ा की बात करें तो यह मारवाड़ी है, अरबी है। मुर्गी की बात करें तो ले हॉर्न है, मिनमोर्क है और कार्निश है। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय स्थित है आपका मुंबई। और अगर सेबी का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्र बनाने वाले जलराशि कौन सी है? तो यह है बिस्के की खाड़ी। हिप्पोक्रेट्स किस ग्रह का चंद्रमा है? तो यह नेपच्यून का चंद्रमा है। उसी तरह से अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का उपग्रह आपको
पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, बुध का नहीं है। मंगल का फोबोस और डीमोस है। शनि का टाइटन है। अरुण का मिरांडा एवं एरियल है। बृहस्पति का गैनीमेड है और वरुण का टाइटन एवं नेरीड है। ब्लू माउंटेन्स पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? यह अवस्थित है मिजोरम में। उसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण पर्वतों की बात करते हैं। एवरेस्ट नेपाल में है। केटू गार्डविन ऑस्टिन भारत में है। कंचनजंगा भारत नेपाल में है। लाहासगे नेपाल में है। मकालू वन नेपाल चीन में है। धौलागिरा नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। गिरेवशम पाकिस्तान में है। गोसाईनाथ चीन में है। नंदा देवी भारत में है। राकापोसी पाकिस्तान में है। कामेट भारत चीन में है। नामचा पर्वत चीन में है। गुलमर्ग चीन में है और तिरिच मीर भी पाकिस्तान में है। पराध्वनिक गति से चलने वाली ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की उड़ान क्षमता क्या है? तो यह 290 किलोमीटर तक है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इन्होंने वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिहार से वीर कुंवर सिंह ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, इसे महकपरी भी कहते हैं। कानपुर से नाना साहब एवं तात्या टोपे ने किया था। झांसी से रानी की लक्ष्मीबाई ने किया था। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली, फतेहपुर से अजीमुल्ला और बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है भाला फेंक से। इन्होंने हाल ही में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? तो फैराडे ने। अगर परमाणु की बात करें जॉन डाल्टन ने। परमाणु संरचना की बात करें तो नील बोहर एवं रदरफोर्ड ने। गति विषय के नियम का न्यूटन ने। रेडियो एक्टिविटी का हेनरी बेकरल। रेडियम का मैडम क्यूरी ने। सापेक्षता के सिद्धांत का अल्बर्ट आइंस्टीन ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का माइकल फैराडे ने। रमन प्रभाव का सीवी रमन ने। एक्स किरण का विलियम रॉन्टजन ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लैंक। विद्युत प्रभाव का अल्बर्ट आइंस्टीन ने और विद्युत आकर्षण के नियम का कूलाम ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। मरायूर जिसे जीआई टैग दिया गया है क्या है? तो यह एक हस्तकला है। किस समूह के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? तो क्लोरोफाइसी। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है और जल दिवस 22 मार्च को। वेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो यह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। मित्र शक्ति क्या है? तो भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह वाल्मीकि नेशनल राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक तो दादा भाई नौरोजी। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो नामीबिया से। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। आराकानायोमा पर्वत श्रृंखला किस देश में है? तो याद रखिएगा म्यांमार में स्थित है। कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ था। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया था। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान करती है? तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देती है। अर्थात राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद की सदन नहीं चल रहा हो। इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किन वर्षों में हुआ था? तो 1845 से 46। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा इसका पीएच मान 10.5 होता है। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें जिसका सूत्र MgOH का होल 2 होता है।
इसका प्रयोग चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में किया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जाने वाले प्रति अम्ल का मुख्य तत्व मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है। बुकर पुरस्कार विजेता एना बरंस द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो मिल्कमैन पुस्तक के लेखक एना बरंस थे। नेचुरेलिस हिस्टोरिया के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस 1905-1910 के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में हाईगेट उत्तरी लंदन के एक छात्र निवास में की गई थी। एक गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, अधिवक्ता व पत्रकार थे। वे भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में उनका नाम सबसे प्रमुख है। उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में किया गया था। वर्ष 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। वर्ष 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना NG रंगा ने की थी। उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 ईस्वी में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। अगर बात करें विशेष रूप से तो 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार गया में किया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के एक नए दल स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। फरवरी 1923 में स्वराज दल की बिहार शाखा का गठन किया गया। नारायण प्रसाद बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी प्रथम सचिव बनाए गए थे। अपने शिलालेखों में अशोक को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत की। 24 दिन याद रखिएगा आप लोग, 25 दिन है लेकिन 24 दिन की 241 मील लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी अर्थात नवसारी जिला गुजरात पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था। तो याद रखिएगा 25वां दिन पहुंचा था, लेकिन याद रखिएगा 24 दिन उन्होंने यात्रा की थी। अगला प्रश्न, साराबंदी आंदोलन 1922 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष JP कृपलानी। बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। स्वामी विद्यानंद गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से बेहद प्रभावित थे तथा उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 ईस्वी में किसानों के समर्थन में दरभंगा में महाराजा दरभंगा के विरुद्ध आंदोलन किया था। बहुत बार पूछा जाता है कि स्वामी विद्यानंद का संबंध है, तो याद रखिएगा दरभंगा से। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक पतझड़ वाले वनक्षेत्र से घिरा है? तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो याद रखिएगा पटना में। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी बिहार के लगभग बीचों बीच बहती है। उत्तरी बिहार बागमती, कोसी, बूढ़ी गंडक, घाघरा और उनकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है, अर्थात गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया तथा कटिहार है। अगला प्रश्न, कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो याद रखिएगा जापान। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा चिली। किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में। सबसे अधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक
केसर उत्पादित करने वाला देश याद रखिएगा ईरान। और भारत में कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन है? तो कार्डोमम पहाड़ियाँ, जिसे आप फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको कार्डोमम पहाड़ियाँ दिख रहा होगा, अन्नामलाई भी दिख रही होगी, अन्नामुदी, नीलगिरी, जावदी, ये सब दिख रही होगी। अगर हम लोग बात करें कार्डोमम पहाड़ियाँ की, तो यह केरल और तमिलनाडु के बीच विस्तृत है। यह पहाड़ियाँ अच्छी चाय व इलायची के लिए प्रसिद्ध है। कार्डोमम का अर्थ ही होता है इलायची। कार्डोमम की पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का दक्षिणी विस्तार है। नीलगिरी के दक्षिण में स्थित अन्नामलाई पहाड़ की सर्वोच्च चोटी अन्नामुदी है, जो 2695 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश होगा। गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो उत्तरी कोयली गंगा नदी घाटी का उपनदी है। कोटा जनजाति का संबंध अगर तमिलनाडु से है, तो गद्दी जनजाति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश से। भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा दिल्ली, मुंबई। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। ये मैंने अभी तुरंत बताया आप लोगों को। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो भीमबंध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर जिला में स्थित है। पटवारी क्या होता है? तो याद रखिएगा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी को ही पटवारी कहा जाता है। आम आदमी पार्टी क्या है? तो एक राज्य पार्टी। इसका गठन 2012 में किया गया था और इसके जो प्रमुख नेता है वह है अरविंद केजरीवाल। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? याद रखिएगा अधिकार परीक्षा को ही संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम कहा जाता है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? तो याद रखिएगा M3 है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का निर्माण किस व्यवस्था के तहत किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया। इसका सबसे पहला प्रयोग राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस योजना के काल में हुआ था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा ये राजस्थान से शुरू हुआ था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उसे कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसके संस्थापक थे टॉमस मुनरो। उसी तरह से अगर हम लोग महलबारी व्यवस्था की बात करें तो इसके अंतर्गत भू राजस्व प्रति खेत के स्थान पर प्रति ग्राम या जागीर के आधार पर निर्धारित किया गया। इसमें गांव का मुखिया ही भूपति गांव के सभी कृषकों से भू राजस्व की रकम वसूल कर कोष में जमा करता था। अर्थात इसमें महलबारी व्यवस्था में जो जिम्मेदार होता था वो होता था मुखिया, गांव का मुखिया। अगर अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो इसका अन्य नाम इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भूमि वसूलने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, EPCG का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? याद रखिएगा GDP से या राष्ट्रीय आय से। और इससे संबंधित व्यक्ति अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा प्रोफेसर राजकृष्ण है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्रम योग मानधन योजना के तहत ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने वाली न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितना है? तो याद रखिएगा 3000 रुपये प्रति माह। बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। अगर बोगाज कोई की बात करें तो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख बोगाज कोई, जिसको एशिया माइनर भी कहते हैं, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्व, जिसको अश्विनी कुमार भी कहते हैं, मिलते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका वर्णन है। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो उरेयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उस स्रोत का क्या नाम है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो याद रखिएगा मिलिंद पन्नो। अगर हम लोग मिलिंद पन्नो की बात करें तो मेनांडर एवं नागसेन अर्थात नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी।
मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए एक उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम मिलिंद पन्नु है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न, अर्थात मिलिंद प्रश्न। वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाभरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रभाव पता चलता है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक है? तो हिंद यूनानी लोगों का योगदान सबसे अधिक है। अगर हिंद यूनानी की बात करें तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने ही जारी किए थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा मोखली पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे पहले ग्राम अनुदान किया था? तो याद रखिएगा सबसे अधिक किया था। तो याद रखिए गुप्त वंश ने। अगर ब्राह्मणों को भूमि अनुदान प्रथा की शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत किया था सातवाहन शासकों ने। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत है? तो उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अपना प्रथम अख्ता अर्थात गुलाम प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सभी लोगों से भूमि लेकर उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। सल्तनत काल के सिक्के टका, शंशवानी एवं जित्तल किन धातुओं के बने होते थे? याद रखिएगा ये चांदी एवं तांबा के ही बने होते थे। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? याद रखिएगा मुगल शासक जहांगीर ने। मुगल शासक जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा पद्धति की शुरुआत की। 2 अस्पा की अगर बात करें 2 अस्पा मनसबदारों को निर्धारित संख्या में घुड़सवारों के साथ उतने ही कोतल घोड़े रखने होते थे, जबकि सिंह अस्पा में मनसबदारों को दुगुने कोतल अर्थात अतिरिक्त घोड़े रखने होते थे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? याद रखिएगा कंधार। जवाबित का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा राज्य कानून से। जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? तो याद रखिएगा यह शेर शाह सूरी की उपज है। और उसी तरह मनसबदारी प्रथा की बात की जाए तो यह अकबर की उपज है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उनकी सैन्य कुशलता ही उनकी जीत का कारण था। पानीपत युद्ध की बात की जाती है 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई किया था। इस युद्ध में बाबर की जीत का महत्वपूर्ण कारण उनकी सैनिक कुशलता थी। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर ने अपनी कीर्ति बाबरनामा में इस युद्ध में जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों का उपयोग का जिक्र किया है। इस युद्ध में बाबर के जो प्रसिद्ध निशानेबाज थे उस्ताद अली व मुस्तफ़ा। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है? तो बंदरगाहों से जो आमदनी होती थी वही इसकी मुख्य वित्तीय व्यवस्था थी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये याद रखिएगा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। अगर मराठा की बात करें तो चौथ एवं सरदेश मुखी सौराष्ट्र से नहीं लिए जाते थे बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। और चौथ की बात की जाए तो चौथ भू राजस्व का 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के बदले लिया जाता था। और सरदेश मुखी 10% लिए अतिरिक्त भार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था। मराठा उस पर दोबारा दावा नहीं करते थे। और सरंजामी प्रथा की बात करें तो इसका संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो याद रखेगा ये सूरत में किया था। अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। उनकी दूसरी फैक्ट्री थी। इसके पूर्व 1611 में उन्होंने मछलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक स्थापित की थी। 1639 में मद्रास में तथा 1651 में हुगली में व्यापारिक कोठियाँ खोली थी। अगर हम लोग विभिन्न कंपनियों की बात करें, विभिन्न विदेशी कंपनियों की बात करें तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में हुई थी और पहली फैक्ट्री कोच्चि में स्थापना हुई थी 1503 में। ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 सूरत में स्थापित हुई थी पहली फैक्ट्री। और 1608 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो मसूलीपट्टनम में 1605 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो ट्रांके बार में पहली बार किया गया था 1620 में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो इन्होंने पहला सूरत में स्थापित किया था
1868 में। और अगर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो इसकी स्थापना अर्थात इसकी पहली फैक्ट्री स्वीडन में स्थापित हुई थी। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। अगर बात करें तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। अर्थात पूछा जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लगाया था? तो लॉर्ड लीटन ने। इसके एक्ट के अंतर्गत अनुचित प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार मिल गया था। और लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में लॉर्ड लीटन की जगह वायसराय बनते इसे रद्द कर दिया। इसीलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? याद रखिएगा, तारकनाथ दास ने शुरू किया था। तारानाथ दास की बात करें तो इन्होंने वैंकूवर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार निकालना शुरू किया, जिसकी भाषा उत्तेजक एवं राष्ट्र भावना से ओतप्रोत थी। गदर क्रांति छिड़ने की महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना ही गदर क्रांति का महत्वपूर्ण कारण था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना ही अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य था। सन 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो किस शहर में है? तो वह इलाहाबाद शहर में है। महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 ईस्वी को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा गया। सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। अगर बात करें महात्मा गांधी की तो उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन के पश्चात 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। अहमदाबाद के औद्योगिक कर्मी प्लेग बोनस को बनाए रखने के लिए आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी के सहयोग से ही मिल मालिक ने गांधी जी द्वारा सुझाए गए 35% बोनस की मांग को स्वीकार कर लिया था। अगर मिल मजदूर की बात करें तो मिल मजदूर 20% बोनस की बात कर रहे थे और जो मजदूर हुआ तो उन्होंने 70% का मांग किया था। तो इन दोनों के 20 की मांग को स्वीकार किया गया, अर्थात 35% के मांग को स्वीकार किया गया। मजदूरों की बात करें तो मजदूरों ने 50% मांग मांगा था और कंपनी ने कहा था हम 20% देंगे और बीच के मार्ग को अर्थात 35% के मार्ग पर सहमति हुई थी गांधी जी के द्वारा। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल है। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सिरोल है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी श्री बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की संज्ञा अपनी इसी पुस्तक में दी थी। अपनी किस क्रांतिकारी कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? याद रखिएगा 1937 ईस्वी में उन्होंने यह नियम अपनाया था। INA किसके दिमाग की उपस्थिति और किसने इसकी स्थापना की? डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की उपस्थिति INA। बाद में से भगत सिंह ने इसे संभाला था। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 ईस्वी में किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? तो लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ वह प्रबाल उत्पत्ति से हुआ है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से कितने नीचे लगभग है? तो 600 मीटर लगभग नीचे है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन की इंगित है, जिसका क्या कारण है? तो स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन ही इसका कारण है। हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? तो याद रखिएगा 4500 से 6000 मीटर के बीच ही हिमालय में हिमनद होती है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 6100 किलोमीटर। अगर बात करें स्थलीय सीमा की लंबाई तो 15200 किलोमीटर है। तटीय भाग की लंबाई की बात करें तो 7516.5 किलोमीटर और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई की बात करें तो यह 6100 किलोमीटर है।
कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो याद रखिएगा एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो याद रखिए श्रीलंका को ही पूर्व समुद्र की स्वामिनी भी कहते हैं। साफ रात मेघिया रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों लगती है? तो याद रखिए विकिरण के कारण ही साफ रात मेघिया रातों की अपेक्षा अधिक ठंड लगती है। मोना लोवा किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा एक सक्रिय ज्वालामुखी का ये उदाहरण है। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु कहाँ से आंकी जाती है? तो याद रखिएगा ये यूरेनियम लेड डेटिंग विधि से आंकी जाती है। अगर कार्बन डेटिंग SC14 की बात करें तो इस विधि का प्रयोग कर जीवाश्म प्राचीन पादपों की आयु आदि ज्ञात किया जाता है, परंतु पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के आकलन के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। टेरासोरा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? तो याद रखिए चूना पत्थर जहाँ होता है वहीं पर इसका विकास होता है। आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करें तो हम लोग फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवसों पर चर्चा कर रहे हैं। अगर 4 फरवरी की बात करें तो विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाते हैं, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं, और 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाते हैं, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको विश्व कैंसर दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। सबसे मोस्ट VVI करंट अफेयर है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहला कलकत्ता में, फिर बम्बई में और उसके बाद मद्रास में। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम पर स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम 25वां उच्चतम न्यायालय आंध्र प्रदेश में है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और MS स्टडी जोन एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।